हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में, वेक्टर एडिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। और एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा इक्विवेलेंट वेक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर लास्ट क्लास में क्या देखे थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उससे पहले लेक्चर में ट्रायंगल्स लॉ समझे थे। और लेकिन हम लोग क्या कंक्लूजन क्या निकाले थे, मिला जुलाकर सब एक ही हैं, बस तरीका अलग है करने का, ठीक है। तो ये तो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलर वेक्टर, तो इसमें तो हो सकता है क्वेश्चन आपको सेपरेटली पूछ दिया जाए, बट आने वाले समय में जो चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आपको सपोज दो वेक्टर को ऐड करना होगा, तो उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन सा लॉ लगाऊं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आप समझ गए इजी तरीके से समझ गए हैं और आपको पसंद आ गया है, उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बस इस चैप्टर भर आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल्स लॉ है, ये पॉलीगन लॉ है, ये पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। बट आने वाले समय में जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो आप इन तीनों में से जो आपको पसंद है उसको यूज करके कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ गए? चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं। पहले लिख देते हैं टर्म जो आपको नया है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे इसके बाद। इक्विलिब्रियंट स्पेलिंग अजीब है, EQUILIBRIANT, ठीक है। इक्विलिब्रियंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट मैं आपको बस नॉर्मल तरीके से बता दूं बिना डेफिनेशन लिखे। तो जैसे हम लोग देखे थे एक चीज कि मान लीजिए एक वेक्टर ए हुआ करता था, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर बी हुआ करता था इधर, तो इनका रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में आता था। मान लेते हैं कहीं इसका रिजल्टेंट इसके बीच में, ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। जो यहां से वेक्टर ए से बीटा पे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। दो वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कितना है, थीटा है। और जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से बीटा एंगल पे है, ठीक है। चलिए अब इक्विलिब्रियंट क्या होता है, मतलब मान लीजिए कभी ऐसा केस हो जाए, जैसे मान लीजिए यहां कोई एक चीज रखा हुआ है, ठीक है, और जो गेम खेला है ना जिसमें लोग एक दूसरे को रस्सी खींचते हैं और एक बीच में कुछ लटका जाते हैं और जो क्रॉस कर देता है उस लाइन को वो जीत जाता है। तो उसी को समझते हुए हम लोग इसको उसको लेते हुए इसको समझेंगे, उस एग्जाम्पल को लेते हुए, ठीक है। तो जैसे उस खेल में अब मान लीजिए वो तो फिर भी एक ही डायरेक्शन हुआ करता था, कुछ ऐसा कर रहे हैं मतलब कि एक यहाँ पे एक चीज रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वेक्टर जो फोर्स एक इधर लगा रहा है, ठीक है, और एक ऊपर लगा रहा है, इस तरीके से अगर दोनों खींच रहे हैं इधर ऐसे करके, तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये बॉडी कहाँ जाएगा, इसके बीच में जाएगा, है ना। मान लीजिए मैं इधर खींचूंगा और मैं इधर खींचूंगा दोनों हाथों से, तो जो बॉडी होगा इधर आएगा ना इधर भाग जाएगा, इधर और कहीं तो नहीं जाएगा ना, इसी के बीच में कहीं आएगा। तो मान लेते हैं यही रिजल्ट, उसी को तो रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए कि फ्यूचर में बोलेगा कि एक बॉडी है, वहां पे ऐसे फोर्स लग रहा है, एक ऐसे फोर्स लग रहा है, तो बताइए बॉडी कहाँ जाएगा, कितने डिग्री पे जाएगा वेक्टर ए से, और कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं सब चीज, ठीक है। तो मान लीजिए एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, रिजल्टेंट यहाँ आएगा। अब क्या करना है, मतलब कि हम लोग को इस बॉडी को ऐसा करना है कि ये कहीं मूव ही नहीं करे, मतलब तो मूव नहीं करे बोल के क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए एक F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है, और इसके बदले आपको इधर एक फोर्स लगाना है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस बॉडी पे फोर्स लगाना है जो इसको F1 F2 वेक्टर के फोर्स के वजह से मूव नहीं करने दे एकदम से। तो आप खुद समझिए F1 F2 का रिजल्ट कहाँ आ रहा है, ये वाला रिजल्टेंट है बीटा एंगल पे, है ना, वेक्टर ए से बीटा एंगल पे। तो ये मूव ना करे बॉडी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जितना वैल्यू मैग्नीट्यूड मिला है, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड का
ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगा दें तो ये बॉडी फिर मूव नहीं करेगी। समझ में नहीं आया? अरे समझ गया ना। मान लीजिए एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, इस दोनों का इफेक्ट कहीं इसके बीच में आएगा। अब कोई मैंने मान लीजिए अगर ये बॉडी पे अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बॉडी इधर मूव कर जाएगी, इसके रिजल्टेंट फोर्स जो भी होगा वैल्यू उसके वैल्यू से और इतना एंगल पे। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमको इसको मूव नहीं करने देना है, तो हमें एक और फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और ठीक अपोजिट हो। तभी तो कोई, मान लीजिए इस मार्कर को एक मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, मेरे अपोजिट में अगर ये मूव ना करे इस जगह से कहीं, इसके अपोजिट आपको आकर 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तभी तो 10 न्यूटन मैं लगा दिया, 10 न्यूटन आप लगा दिए, ना मैं इधर खींच पाया ना आप उधर खींच पाए, ये बीच में कांस्टेंट रह गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसका, लेकिन यहाँ पे 2-3 फोर्स लग रहा है इसलिए कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको शायद, लेकिन कंफ्यूजन वाला बात कुछ है ही नहीं। एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट ये है। मान लेते हैं एक सिंगल, ये दोनों को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ गया है। अब कोई इधर खींच रहा है आर फोर्स से, ठीक है, तो इसको मूव नहीं करने देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट का इधर उल्टा लगाना पड़ेगा। तो जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, इसका रिजल्टेंट -r वेक्टर, जो नेगेटिव वेक्टर कहते थे हम लोग, ठीक है, एक किसी वेक्टर को जस्ट प्लट देने से उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो -r दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यही आता है इक्विलिब्रियंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिख देता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहता है कि अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and opposite direction to that of the resultant is called equilibriant, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियंट। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन इक्विलिब्रियंट का, ये डेफिनेशन है। अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द रिजल्टेंट, इसका अपोजिट है। ठीक है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियंट। अब रिजल्टेंट जरूरी नहीं कि दो ही फोर्स से आए, हो सकता है एक और फोर्स यहां लग रहा हो F3 चाहे F4 कुछ भी ऐसा, ठीक है, एक इधर लग रहा हो, इन सब का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आ रहा हो तो उसके अपोजिट लगा देंगे तो वो नहीं मूव करेगा। इसी फोर्स को, इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेक्टर। ठीक है, या फिर सिंपली इक्विलिब्रियंट। समझ गए? चलिए, वेरी गुड, इसको मिटाते हैं आप। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। नेगेटिव वेक्टर में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैंने जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, अब मैं लिख दूं r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो आप समझ जाएंगे कि अब इस वेक्टर को यहां से पलट दिया गया है। ठीक है, एक तो इसको पलट दिया गया है, मतलब समझ सकते हैं कहीं इधर, बट मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन बदल दिया गया, नेगेटिव लग गया मतलब बस डायरेक्शन बदल दिया गया। ठीक है, समझ रहे ना? तो बस यही कहानी है। अब इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, फ्री वेक्टर होगा तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, फिक्स्ड होगा तो नहीं आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री वेक्टर है, ये आपको यहाँ भी दिखा सकते थे आप कि ये पलट दिया गया है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए यहाँ पे हो गया, ये पलट गया, यही आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी। चलिए, अब चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला प्रॉपर्टी,
वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नेचर का होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब क्या होता है, अब देखिए, आप वेक्टर a प्लस बी कीजिए या फिर b वेक्टर प्लस a वेक्टर कीजिए, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, इसलिए इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। a प्लस बी कीजिए चाहे b वेक्टर प्लस a वेक्टर कीजिए, दोनों सेम देंगे, दोनों सेम वैल्यू होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या होगा कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब कहता है कि मान लीजिए एक वेक्टर a है, वेक्टर b है, वेक्टर c है, तीन वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो आइदर आप b प्लस c वेक्टर को ऐड करके उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ a वेक्टर को ऐड कर दीजिए, या फिर a और b वेक्टर को ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकाल करके c वेक्टर के साथ ऐड कर दीजिए, दोनों का वैल्यू आपको फाइनली जो मिलेगा वो सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव नेचर होता है, इस टाइप का प्रॉपर्टी एसोसिएटिव कहलाता है, इस टाइप का प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाता है। एक थर्ड प्रॉपर्टी होगा आपके लिए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लीजिए दो वेक्टर है a प्लस बी ऐड किया गया है, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया, कोई एक कांस्टेंट जो टर्म होगा ना वो हमेशा स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में क्या डायरेक्शन हो सकता है, कुछ नहीं, तो मान लेते हैं उसको किसी कांस्टेंट से m एक कांस्टेंट से, ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो आइदर आप क्या कीजिए a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा उसको m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, आप क्या कीजिए पहले a वेक्टर के साथ m मल्टीप्लाई कीजिए, b वेक्टर के साथ m मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो उसका भी वैल्यू सेम होगा। ठीक है, समझ गए ना, ये है कहानी डिस्ट्रीब्यूटिव का। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी कीजिए चाहे b प्लस a कीजिए, बात सेम है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी करना है, तीन वेक्टर को ऐड करना है, तो a को रख करके b प्लस सी ऐड कीजिए, देन उसके रिजल्टेंट a के साथ ऐड कीजिए, वो जो वैल्यू आएगा फिर वो इक्वल होगा किसके, a प्लस बी को ऐड कर लीजिए पहले, उसका रिजल्टेंट c के साथ ऐड कीजिए, उसका वैल्यू जो होगा दोनों सेम होगा। इसको बोलते हैं इस टाइप का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आप किसी दो वेक्टर को ऐड करके कुछ मान लीजिए स्केलर मल्टीप्लाई हुआ उसमें, तो आइदर आप रिजल्टेंट निकाल के स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा, उसके इक्वल होगा, आप पहले ही क्या कीजिए उसके स्केलर को दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो बात सेम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अब नेक्स्ट हेडिंग हुआ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मतलब जैसे कहने का यह मतलब है कि सपोज एक मार्कर है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए 20 जूल का, जूल बोल रहा हूँ, 20 न्यूटन का, सॉरी, ठीक है, बहुत बड़ा गलती हो गया, जूल कहाँ से हो गया, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, आपका कोई दोस्त है जो इधर से आकर खींच रहा है मेरे को, मान लेते हैं 5 न्यूटन से। ठीक है, तो 20 न्यूटन का मैं इधर लगा रहा था, 5 न्यूटन उधर लगा रहा है फोर्स, तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा हमारा, जो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि 20 इधर मैग्नीट्यूड 20 था, डायरेक्शन इधर था,
और 5 न्यूटन का फोर्स उधर अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो बॉडी कहाँ मूव करेगी, इधर मैक्सिमम फोर्स है मतलब 20 जूल की ओर, लेकिन 20 न्यूटन की ओर, लेकिन कितने से मूव करेगी, 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए एक बॉडी है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है F1 वेक्टर इक्वल टू लग रहा मान लेते हैं 20 न्यूटन राइट साइड में। इसी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं एक फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर जिसका वैल्यू 5 न्यूटन लेफ्ट साइड में। तो जो रिजल्टेंट होगा F नेट वो कहाँ पे होगा, F नेट वेक्टर कहाँ होगा, आप खुद बताइए कि F नेट निकालने के लिए आप जान गए थीटा कितना दोनों के बीच में, टेल से टेल मिला हुआ है 180 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट आप चाहें तो उसका वैल्यू यूज करके कर सकते हैं, रूट अंडर ए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा फिर बीटा इक्वल टू वो सब डाल के आप बता सकते हैं। बट आप सिंपली आप खुद सोचिए ना थोड़ा सा, एक बॉडी पे यहाँ पे लगा हुआ है इधर 20 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, तो बॉडी ये तो तय है कि राइट में ही मूव करेगी क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए। ठीक है, लेकिन वैल्यू कितना होगा एफ नेट का, वो जाएगा 20 मतलब F1 वेक्टर। ठीक है, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि F2 नेगेटिव साइड है, ये होगा F नेट का वैल्यू, समझ में आया। ठीक है, ये होगा F नेट का वैल्यू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो इस टाइप के जगह पे आपको सब्सट्रैक्शन का यूज पड़ेगा, आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा दो वेक्टर को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आप पढ़े थे दो वेक्टर तो पढ़े थे, सपोज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव है ना यहाँ पे, आप प्लस पढ़े हैं, प्लस करने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, F1 वेक्टर प्लस माइनस F2 वेक्टर। ठीक है, ये माइनस लग गया, माइनस बाहर आएगा तो फिर ये माइनस कर देगा, तो प्लस लगा दिए इसको माइनस कर दिए। ठीक है, यही तो हमारा F2 वेक्टर है जो नेगेटिव में लग रहा है, इधर अपोजिट साइड लग रहा है, नेगेटिव जरूरी नहीं है अपोजिट लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव तो ये भी हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव मान लेते नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, ऐसा रखेंगे हमेशा, जरूरी नहीं कि नेगेटिव एक्सिस लग रहा तो नेगेटिव होगा, अगर एक इधर लग रहा है एक अपोजिट लग रहा है तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करने समय अगर आप मान लीजिए कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के समय हमेशा ये पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव होगा। अगर कोई दूसरा मान लिया ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने समय ये पॉजिटिव होगा और डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो सब्ट्रैक्शन करने समय बस आप यही चीज़ करेंगे, एफ नेट वेक्टर को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपका इसको फॉर्मूला तो याद ही है, आप तो जानते हैं ये फॉर्मूला, एफ नेट वेक्टर का मॉड कितना निकालते थे, जो रिजल्टेंट होता था F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये तो आपको पता है, ये आप जानते थे। ठीक है, समझ में आया। बट यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, अब आपको लेकिन ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेकर समझा ही दे रहे हैं। इसका रिजल्टेंट निकालने से क्या देखेंगे, एफ नेट का मॉड कर दे रहा हूँ, एफ नेट वेक्टर का मॉड। ठीक है, यही रिजल्टेंट होगा ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2F1 F2 cos थीटा कितना डालेंगे 180 डिग्री, तो F1 कितना है 20 के स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू cos 180 पे कितना आता है -1। ठीक है, तो देखिए ना अब खुद ही माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये 400 हो गया, ये 25, ये माइनस आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 20 25 100, 100 दूना 200। सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर होगा वही होगा, 400 में से 200 जाएगा 200, 225 का अंडर रूट 25। ठीक है, 25 कैसे हो गया, गलती हो गया 15 ना, सॉरी 15। देखिए 15 से इधर जाएगा, आप कॉमन सेंस से बता सकते थे, आप रिजल्टेंट भी निकाले तो उतना ही आया, 15 न्यूटन से इधर जाएगा। और डायरेक्शन कितना होगा, बीटा निकाल लीजिए, ये होता है कितना tan इनवर्स b साइन थीटा, b साइन थीटा कितना 180 डिग्री, अरे यार 180 डिग्री बाई a प्लस बी कॉस 180 डिग्री। तो सॉल्व कर लीजिए। अब tan इनवर्स b कितना लिए हैं, आप इसको a लिए हैं, इसको b लिए हैं, तो a का वैल्यू आप उतना पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना 20 और b का 5, तो b 5 इंटू साइन 180, साइन 180 पे कितना देता है
साइन जीरो होता है, ठीक है, जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 डिग्री मतलब कहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, जीरो, ठीक है। तो यही तो हमारा ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, 0 डिग्री पे, मतलब इधर ही रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप सॉल्व किए, वहीं आया, आप कॉमन सेंस भी लगा के बता रहे कि हाँ इधर ही तो जाएगा बॉडी, है ना, और इसका 15-20 मिनट, यहाँ 5 मिनट, तो 15 मिनट लगेगा। बट सब्सट्रैक्शन करने का तरीका ये है, आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कोई वेक्टर को, तो बस आपको क्या करना है, नेगेटिव लगाना है उसके साइड में, ठीक है, और उसको ऐसे मान करके ऐसे लिखना है, ठीक है। कुछ नया नहीं था इसमें। अब इसका जैसे एक और चीज़ कर लेते हैं, एक इसको और एक तरीके से, मान लीजिए सेम लाइन पे फोर्स नहीं है, अगर कहीं और अलग है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए आपका एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2 वेक्टर, इसका बीच में थीटा एंगल है। तो अब हम लोग को क्या करना है, F नेट निकालना है, जो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर करना है, ठीक है। इसका रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें खास करके ज़्यादा यूज है, रिलेटिव वेलोसिटी में। तो इसमें क्या करेंगे, आप इस डायग्राम को, इसका रिजल्टेंट कहाँ मिल रहा था, कहीं यहाँ पे ये रिजल्टेंट था। जब आप F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर कर रहे हैं, तो आपको इसी डायग्राम को कैसे लिखना पड़ेगा, ये F1 वेक्टर हो गया और F2 वेक्टर को जस्ट पलट देना पड़ेगा। तो आपने जस्ट पलट दिया ऐसे, ये F2 वेक्टर हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया, माइनस F2 वेक्टर, इसका रिजल्ट अब कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव सब्सट्रैक्शन करने का तरीका, ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने का तरीका यही है, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वेक्टर को, ठीक है। तो इसमें कुछ खास उतना नहीं था, बस यही है, बस इसको आपको समझाना था कि हाँ वेक्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं आएगा क्वेश्चन में तो ऐसे करेंगे आप, ठीक है। चलिए फिर अब चलते हैं, बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी बच्चे हमेशा भूल करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो एडिशन होता था ना उसी का अपोजिट है रिजोल्यूशन, बट अक्सर बहुत सारे बच्चे भूल करते हैं, और ये चीज हमेशा आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर जगह मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको समझना भी और याद भी रख लेना, मतलब आसान है, कुछ इसमें नया चीज नहीं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। जैसे आपको याद था कि दो वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ऐसे लगता था, इसके बीच में थीटा एंगल होता था, तो रिजल्टेंट इसका कहीं बीच में आता था, ये आर वेक्टर पर। लेकिन इस बार आपको क्या देगा, इस बार आपको देगा कि कोई एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई बॉडी मान लेते हैं, फिलहाल मैं ओरिजिन को ही मान लेता हूं, उस पर रखी हुई है बॉडी, और उस बॉडी पे एक फोर्स या फिर कोई भी एक वेक्टर इधर लग रही है। जरूरी नहीं कि फोर्स ही हमेशा, फोर्स हमें इसलिए एग्जांपल ले रहा था कि आपको फोर्स आप जानते हैं, उसको सुने हैं फोर्स के बारे में, तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्स ही हो, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट इसके साथ एक्स एक्सिस से, तो कंफ्यूज थीटा से नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे हम थीटा दो वेक्टर के बीच में लिया करते थे, वहां पे मैं एक्स एक्सिस से बोल रहा हूं कि जो भी ये वेक्टर है उसका इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है। तो ये मतलब ये मत समझिएगा ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है। बट एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर है, जो इस बॉडी पे मान लीजिए फोर्स ही समझ लीजिए एक तरीके से, तो थोड़ा क्लियर हो पाएंगे आप अच्छे से। वो एक्स एक्सिस अगर आपके पास ये है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक बॉडी कैप रखा हुआ है, तो आप एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं, थीटा डिग्री पे, ऐसे ये थीटा डिग्री पे एंगल आप लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, समझ गए। अच्छा, थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि दो फोर्स, एक F1 F2 लगता है तो रिजल्टेंट इधर होता है। तो अगर रिजल्टेंट इधर हो रहा है तो रिजल्टेंट कहाँ से मिलता है, दो कंपोनेंट से मिलता है, एक इधर लगेगा तो उसी से मिलता है, ठीक है। बट इसमें इतना ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू होगा, मान लीजिए फोर्स ही है, तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इस एक्सिस पे भी दिखेगा और इस एक्सिस पे भी दिखेगा, है ना जी। या फिर आप ये जो रिजल्टेंट आया होगा, ये दोनों का मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है,
एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर ही होगा ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ नेट, उसका इफेक्ट यहाँ और यहाँ दोनों जगह है ना। तो ये अगर फोर्स है, इस पे बॉडी पे ऐसा लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इधर और इधर कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के जाएंगे ना, ठीक है। यही बस इसके तोड़ने को एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, ये जो प्रोसेस होता है ना, जो स्प्लिट करते हैं हम लोग इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर जो होगा, ये जो वेक्टर होगा, चाहे वो फोर्स नहीं हो, इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस पे आएगा और कुछ इफेक्ट वाई एक्सिस पे जाएगा। और ये वेक्टर है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो उस मैग्नीट्यूड का कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस पे आएगा, कुछ इफेक्ट वाई एक्सिस पे होगा। तो कितना होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए काम करिए, यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, ये 90 डिग्री हुआ यहाँ पे। अब हमें इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, ये कितना होगा। अगर ए है, ये थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का इस पे जो इफेक्ट आया है उस इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा लगा लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो कुछ एक्स का वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए कुछ एक्स ही तो देगा, एक्स एक्सिस तो एक्स से देगा, तो ये मान लेते हैं एक्स बाई ए, यहां से एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो इस वेक्टर का इस साइड का इफेक्ट कितना होगा, ए कॉस थीटा के बराबर होगा। मतलब अगर ये फोर्स होता, ये मान लीजिए फोर्स को लेकर, साथ साथ में मैं फोर्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल हो पाए। आप मान लीजिए एक फोर्स लग रहा था यहाँ पे कुछ 20 न्यूटन का, और ये मान लेते हैं कितना डिग्री पे है, 37 डिग्री पे लग रहा था, या फिर 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। तो इस 20 न्यूटन का इस एक्सिस पे कितना इफेक्ट आएगा, तो वो बोल रहा है, ये बता रहा है कि ए कॉस थीटा, मतलब 20 इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो 20 कॉस थीटा के बराबर इसका वैल्यू आएगा। मतलब इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा आपको, ये कितना मिलेगा, 20 कॉस थीटा के बराबर मिलेगा, कॉस 30 डिग्री। ये आपका एक्स कंपोनेंट होगा फोर्स का एक्स एक्सिस के अलाउंग। एफ एक्स जो मैं सबस्क्रिप्ट में लिखा हूं, एफ एक्स का वैल्यू होगा 20 कॉस 30 डिग्री। वैसे ही वाई में भी इसका कुछ इफेक्ट जाएगा, ये भी वैल्यू आएगा हम लोग को। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं वाई है, तो वाई कैसे निकलेगा, साइन थीटा, वाई बाई ए, तो वाई इक्वल टू कितना है, ए साइन थीटा। ये कितना है, ए साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो इसको लीजिए, फिर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, एफ साइन, एफ मतलब कितना, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया, 20 साइन 30 डिग्री। ये एफ अलोंग वाई एक्सिस होगा। अगर आप डॉट गिरा देंगे तो यही तो आपका इसका वैल्यू है ना, ये बराबर है, यही तो आपका एफ वाई है, 20 कॉस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यही होता है, ये हो गया, स्प्लिट कर दिए। देखिए दो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर था, जो भी रिजल्टेंट नहीं बोल सकते, जो भी वेक्टर था उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग रिजल्व कर लिए। ये है रिजोल्यूशन करने का तरीका। तो ऐसे और भी बहुत सारे वेक्टर दिए होंगे, तो आप ऐसे रिजल्व कर लेंगे। तो क्या जाने आप कि अगर कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन में लग रहा है, और मान लीजिए ओरिजिन किसी ओरिजिन पे लग रहा है, और वो थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा। और याद करने के लिए, अगर आप रटना नहीं चाहते हैं, मतलब कि बस याद कर लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक कुछ क्लू लगा करके, तो याद रखेंगे जिस एक्सिस के साथ, अच्छा, एक और एक चीज थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर मैं वेक्टर ए को यहां पे थीटा बना दूं तो क्या होगा जी, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर थीटा में यहां ड्रॉ कर दूं तो क्या उस समय भी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा होगा क्या, क्वेश्चन मार्क है। अगर थीटा मैंने यहां पे एक्स एक्सिस से बनाया था थीटा, अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर थीटा वाई एक्सिस से बना रहा है,
तो क्या उस समय भी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा होगा क्या? क्वेश्चन मार्क है, सोचना है इस पे आप लोग, फिर उसका देखना। बिल्कुल नहीं। इस समय ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो यहां से आप समझ लीजिए कि ये बात याद रख लीजिए कि जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा वो वेक्टर का कॉस थीटा आएगा और वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे? जिस एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल थीटा एंगल बना रहा होगा, उस एक्सिस पे उसका कॉस का कंपोनेंट जाएगा। इसको एक नाम देते हैं कंपोनेंट, ठीक है? तो कंपोनेंट मतलब किसी चीज का टूटा हुआ हिस्सा, उसका टूटा हुआ हिस्सा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जिस एक्सिस के साथ वो जो वेक्टर अपना एंगल बनाएगा, उस एक्सिस के अलोंग उसका कॉस का कंपोनेंट जाएगा और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है, ठीक है, अक्सर कंपोनेंट तोड़ने समय 90 डिग्री पे ही तोड़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसके वाई एक्सिस में साइन थीटा जाएगा। यहां देखिए, यहां पे एक्स एक्सिस में क्या था? एक कॉस थीटा आया था, ठीक है, बट यहां पे कितना आ रहा है? ये साइन थीटा आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाएगा अपना वेक्टर, वहां पे उसका कॉस का कंपोनेंट जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाएगा? साइन का जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहां भी एक कॉस थीटा लिख देते, इधर ये साइन था, कोई जरूरी नहीं है। थीटा यहां पे देख लेंगे, ध्यान देंगे, थीटा को ध्यान देंगे किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। एक्स के साथ बना रहा था तो उसका कंपोनेंट यहां पे एक कॉस थीटा आया था। देखिए यहां पे मैंने नहीं लिखा, मैंने यहां लिख देते हैं एक कॉस थीटा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना आया था? ए साइन थीटा। बट यहां पे जब थीटा आपने वाई एक्सिस बना लिया तो उसके वाई एक्सिस के अलोंग एक कॉस थीटा चल जाएगा, ठीक है, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या आएगा? ए साइन थीटा आएगा, ठीक है। बस यही चीज ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। रिजोल्यूशन वेक्टर इसी को बोलते हैं, समझ गए? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल भी तो दे ही दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, नया टॉपिक लेकर नए लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।